प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिएगा, पिछली जो क्लास थी उसके अंदर मैंने आप लोगों को अपनी 10th की जो पुस्तक है उसमें से कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट थे वो पढ़ाए थे। कुछ पढ़ा दिए थे, कुछ शेष रह गए। जो शेष रह गए थे उनकी बात आज आज अपन इस वीडियो में करते हैं। सबसे पहले जो कोई भी भाई-बंधु देख रहा है उससे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है? और अपनी कंपटीशन की राह उसको आसान करें। तो आज अपन बच्चों पढ़ेंगे अपनी जो बागोर सभ्यता उसके बारे में। तो बागोर सभ्यता के बारे में एग्जाम में ज़्यादातर क्या-क्या पूछा जाता है, वो मैं आपको बताता चलूँगा। आप लोग उसको नोट करते चलिएगा या फिर देखते रहिएगा याद रखने के लिए। एक तो बागोर सभ्यता की जो लोकेशन है, वो लोकेशन बहुत बार पूछ ली गई। ये कोठारी नदी के तट पे है और भीलवाड़ा में स्थित है। इसके उत्खननकर्ता की अगर बात करते हैं कि इसका उत्खनन किसके द्वारा किया गया, तो वी.एन. मिसर के द्वारा 1967 से लेकर 1970 के मध्य इसका उत्खनन किया गया था। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए हैं। इसके अलावा देखिएगा, यहाँ से प्राग ऐतिहासिक काल की सभ्यता के अवशेष मिले हैं, जो 4 से लेकर के 5000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। कहने का मतलब ये सभ्यता कितनी पुरानी मानी जाती है, तो आज से 4000 से लेकर 5000 ईसा पूर्व की मानी जाती है। उसके बाद में आता है, यहाँ से बड़ी संख्या के अंदर लघु पाषाण उपकरण मिले, मतलब पत्थर के उपकरण मिले हैं, जो यहाँ के निवासियों के आखेटक होने का प्रमाण बताते हैं। आखेटक मतलब बच्चों, ये लोग शिकार करते थे इन लघु पाषाण उपकरणों से, तो शिकार इनका एक तरह से मुख्य व्यवसाय कह सकते हैं। उसके बाद एक मुख्य व्यवसाय नहीं कह सकते, एक अपने आजीविका के लिए ये शिकार करते थे। नेक्स्ट देखिएगा अगला, यहाँ से कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम अवशेष मिले। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना, बहुत दफा एग्जाम के अंदर आया है और आ भी सकता है। इसके अलावा देखिएगा, यहाँ से तांबे के उपकरण भी मिले, जिनमें छेद वाली सुई है, वो सबसे इम्पोर्टेंट मानी जाती है। ठीक है ना? तांबे के बहुत सारे उपकरण मिले, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? छेद वाली सुई। तो ये दूसरा इम्पोर्टेंट है। ठीक है? तो ये ध्यान रखना, बागोर सभ्यता। बच्चों ध्यान रखना, ईश्वर की पाठशाला मेरा चैनल है। आप लोग सब्सक्राइब करें और मुझे एक सपोर्ट करें। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा, गणेश्वर सभ्यता की अगर बात करते हैं, तो गणेश्वर सभ्यता की स्थिति देखिएगा। ये वर्तमान के अंदर कांतली नदी है, उसके तट पे स्थित है। नीम का थाना सीकर के अंदर स्थित है। ठीक है? बहुत बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखेंगे इसे आप लोग। उसके बाद देखिएगा, इसका उत्खनन आरसी अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा इसका उत्खनन किया गया। ये भी पूछ लिया गया और ये 2800 ईसा पूर्व पुरानी सभ्यता मानी जाती है। ये भी एग्जाम के अंदर आ चुका है। ओके, आगे देखिएगा, फिर सारे फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ताम्र युगीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन सभ्यता है, ये पूछ लिया गया। ठीक है? उसके बाद में अत्यधिक मात्रा में तांबे के आयुध व उपकरण मिले। ठीक है, कोई खास बात नहीं है ये, लेकिन ये जरूर याद रखना, यहाँ से तांबे के उपकरणों के अंदर 99% आपके तांबे का क्या किया गया? प्रयोग किया गया है। ठीक है ना? प्रत्येक जो भी तांबे का कोई भी पात्र मिला, कोई भी उपकरण मिला, उसके अंदर 99% तांबे का क्या किया गया? प्रयोग किया गया। इसके अलावा देखिएगा, यहाँ से मिट्टी के जो बर्तन प्राप्त हुए उनको क्रिप्सवर्णीय मृदभांड के नाम से पुकारा जाता है। और ध्यान रखना, इनको काले और नीले रंग से क्या किया जाता था? तो सजाया जाता था। किनको? जो क्रिप्सवर्णीय जो मृदभांड प्राप्त हुए हैं उनको। इसके अलावा देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गणेश्वर को ताम्र युगीन सभ्यताओं की क्या कहा जाता है? जननी कहते हैं। ये भी बहुत बार पूछ लिया गया। इसके अलावा ध्यान रखना, यहाँ से यानी कि आपके गणेश्वर से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जो सिंधु घाटी सभ्यता के या हड़प्पा सभ्यता के बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल थे, तो इनको जो तांबा भेजा जाता था, वह कहाँ से भेजा जाता था? तो गणेश्वर से तांबा भेजा जाता था। ओके, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो जहां भी मैंने आप लोगों को मोस्ट बताया है, वो आप लोग खास करके याद करके जाएं अपनी भर्ती के लिए। नेक्स्ट देखिएगा, अन्य महत्वपूर्ण स्थलों की अगर बात करते हैं, तो भीनमाल। ठीक है? भीनमाल जालोर के अंदर पड़ता है, ये पूछा है एग्जाम के अंदर, तो इसको याद रखें। उत्खननकर्ता नहीं पूछा गया, लेकिन फिर भी याद रखोगे आप लोग। रोमन एम्फेरा, यहाँ से रोमन एम्फेरा यानी एक सूरा पात्र प्राप्त हुआ, एक शराब पीने का एक बर्तन प्राप्त हुआ और एक यूनानी सुराही प्राप्त हुई, जो ध्यान रखना इनके विदेशी व्यापार का केंद्र होने का क्या करते हैं? एक प्रमाण माना जाता है या पुष्टि करते हैं। ओके, दूसरा इंपॉर्टेंट जो यहाँ से पूछा गया कि भीनमाल का पुराना नाम क्या है? तो श्रीमाल। ठीक है? ये भी पूछ लिया गया, इसको भी याद रखना। इस्वाल की अगर बात करते हैं, तो इस्वाल उदयपुर के अंदर पड़ता है और ये है यहाँ से यानी कि समृद्ध लौह उद्योग के क्या मिले हैं? उपकरण मिले हैं। ठीक है? तो बच्चों, एक तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है।
एक ये वाला कंसेप्ट आपको याद रखना है, ये दोनों कंसेप्ट एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछे गए। नेक्स्ट देखेंगे आगे, अगला आता है बेराट सभ्यता की अगर बात करते हैं तो बेराट सभ्यता आपकी कहाँ पर है? बेराट यानी कि वर्तमान कहाँ पर? कोटपुतली, बहरोड, बहरोड। पहले ध्यान रखना ये जयपुर में था, लेकिन आजकल कोटपुतली बहरोड को नया जिला बना दिया गया, तो बेराट या विराटनगर सभ्यता वो कहाँ है आप कोटपुतली बहरोड के अंदर है। उत्खननकर्ता देखिएगा दयाराम साहनी, नीलरतन बनर्जी और कैलाश दीक्षित, इन तीनों के द्वारा इसका उत्खनन किया गया। यहाँ से कुछ पहाड़ियां प्राप्त हुई हैं, तो यहाँ से कौन कौन सी पहाड़ियां प्राप्त हुई? बीजक की डूंगरी, भीम डूंगरी और महादेव की डूंगरी, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता और मौर्य काल में भी इस सभ्यता का क्या था? अवशेष था। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। ये सभ्यता हड़प्पा के समकालीन भी है और आपके मौर्यकालीन काल की भी, उसके भी समकालीन बताई जाती है। बेराट से कुछ महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त हुए, जिनमें ध्यान रखना और क्या-क्या प्राप्त हुआ? एक गोल मंदिर प्राप्त हुआ है, इसके अलावा ध्यान रखना अशोक का स्तंभ प्राप्त हुआ है, उसके बाद में अशोक का भाब्रू शिलालेख हुआ है। भाब्रू शिलालेख की ये बात ज़रूर याद रखना कि सम्राट अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसका सबसे पुख्ता जो प्रमाण माना जाता है, सबसे बड़ा जो प्रमाण माना जाता है, वह किसको मानते हैं? तो भाब्रू शिलालेख को माना जाता है। ओके? बहुत इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट ध्यान रखना, छोटे-छोटे हैं। आपको मैं पढ़ा रहा हूँ 10th की सामाजिक विज्ञान, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा, उसके बाद में बालाथल देखिएगा। बालाथल की अगर बात करें तो बच्चों बालाथल उदयपुर के अंदर पड़ता है। ये भी एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया है, ठीक है? फिर देखिएगा इसका उत्खननकर्ता कौन था? वी.एन. मिसर, ये भी एग्ज़ाम के अंदर पूछ लिया गया। उसके बाद आता है ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता। इस सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता से भी क्या था? संबंध था। यानी कि ये सभ्यता ही ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता है और इनका हड़प्पा के लोगों से भी क्या बताया जाता है? संपर्क बताया जाता है। यहाँ देखिएगा छोटे-छोटे स्थान दिए गए, जिसमें एक है रंग महल, एग्जाम में आ गया, आपका हनुमानगढ़ में पड़ता है। ओछियाना भीलवाड़ा में पड़ता है, एग्जाम में आ गया। नगरी चित्तौड़ में पड़ता है, एग्जाम में आ गया। बरौर गंगानगर में पड़ता है, नहीं पूछा गया। ठीक है। तिलवाड़ा बाड़मेर में पड़ता है, पूछ लिया गया। जोधपुरा जयपुर में पड़ता है, पूछ लिया गया। सुनारी झुंझुनू में पड़ता है, पूछ लिया गया। नौह भरतपुर में पड़ता है, पूछ लिया गया। नगर टोंक में पड़ता है, शायद नहीं पूछा गया, जहां तक मेरा आइडिया है। ओके, तो ये बच्चों छोटे-छोटे स्थान है, इनकी लोकेशन भी आप लोग याद रखोगे क्योंकि बहुत बार पूछी गई है। आगे देखो, राजस्थान में आर्य संस्कृति का प्रचार-प्रसार है, वो हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद हुआ, ठीक है ना? भारतीय इतिहास में वैदिक सभ्यता का प्रारंभ माना जाता है, ठीक है? तो राजस्थान के अंदर आर्य संस्कृति का प्रचार-प्रसार कब होता है? हड़प्पा सभ्यता के बाद में, यानी कि वैदिक सभ्यता का प्रचार कब होता है? तो हड़प्पा सभ्यता के बाद होता है। आगे देखेंगे, वैदिक सभ्यता को ही क्या कहा जाता है? तो आर्य सभ्यता कहते हैं और राजस्थान में इसके जो प्रमाण प्राप्त हुए हैं, अवशेष प्राप्त हुए हैं, वो कहाँ-कहाँ से मिले? अनूपगढ़, ठीक है? अनूपगढ़ के अलावा ध्यान रखना तरखान वाला डेरा से प्राप्त हुए और चक 64 से प्राप्त हुए हैं, ठीक है? ईश्वर की पाठशाला में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक सपोर्ट करें। नेक्स्ट देखिएगा, उसके बाद में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर बात करते हैं, तो देखिएगा महाभारत के अनुसार राजस्थान का जांगल प्रदेश, बीकानेर वाला जो भाग था, ठीक है? जांगल प्रदेश की अगर बात करते हैं तो वर्तमान में क्या है आपका? बीकानेर, ठीक है? कौरव पांडव राज्य के अधीन था और मत्स्य राज्य इनका मित्र था या इनके अधीनस्थ बताया जाता है, किसके? जांगल प्रदेश के, ओके? उसके बाद देखिएगा पांडवों ने अपने अज्ञातवास का 1 वर्ष था, वह था मत्स्य प्रदेश के शासक थे जिनका नाम था विराट। उन विराट के दरबार में क्या किया था? व्यतीत किया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना। उसके बाद में आता है महाभारत युद्ध के दौरान राजा विराट अपनी सेना लेकर पांडवों के पक्ष में लड़े और लड़ते हुए किसको प्राप्त हो गए थे? वीरगति को। ये भी मस्ट है, इसको भी याद रखेंगे आप बच्चों। नेक्स्ट देखिएगा, अगले कंसेप्ट की बात करें तो राजस्थान के अंदर जनपद की अगर स्थिति की बात करें कि कौन-कौन से जनपद थे, कहाँ-कहाँ थे, क्या-क्या उनकी खास बातें थी, तो ये देखिएगा, एक बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय, ठीक है? बौद्ध साहित्य की बात करते हैं तो बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। इसमें 16 महाजनपदों की सूची का उल्लेख मिलता है, ये बहुत बार पूछा गया है, इसको याद रखना है। मत्स्य जनपद राजस्थान में स्थित था, सब जानते हैं इसको। उसके बाद देखिएगा, राजस्थान के अनेक भाग थे, वो क्रू जनपद या महाजनपद, सूरसेन जनपद और अवंती जो महाजनपद थे, उनके अंतर्गत आते थे। कहने का मतलब राजस्थान का बहुत सारा भूभाग था, वह इन 3 जो आपके क्या थे, जनपद थे, उनमें सम्मिलित था। इसके अलावा देखिएगा, आपके चित्तौड़ के आस-पास का जो क्षेत्र था, वहाँ पर सीवी जनपद था, ये बहुत पूछा गया है। सीवी जनपद था, ओके, उसकी राजधानी क्या थी? नगरी। पूछा हुआ फैक्ट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, 327 ईसा पूर्व के अंदर सिकंदर ने आक्रमण किया
तो कहते हैं कि पश्चिमोत्तर सीमा के कुछ कबीले थे, वो अपनी सुरक्षा के लिए, अपने को सुरक्षित रखने के लिए और पश्चिमोत्तर क्षेत्र छोड़ करके आपके कौन-कौन से कबीले थे? देखिएगा दोबारा देखिएगा, 327 ईसा पूर्व में भारत पर जब सिकंदर ने आक्रमण किया, तो कुछ कबीले थे, जिसमें एक था मालव, एक था योद्धे और एक था अर्जुनाइन। ये कहते हैं कि पश्चिमोत्तर छोड़ करके, ये क्षेत्र छोड़ करके अपनी हिफाज़त के लिए, अपनी रक्षा के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए कहाँ गए थे? राजस्थान आ गए और यहाँ पर आकर के बस गए थे। ओके, तो ये याद रखना है कि आपके मालव, योद्धे और अर्जुनाइन ये राजस्थान में कब आए थे? तो 327 ईसा पूर्व में सिकंदर के आक्रमण से बचने के लिए आए थे। मत्स्य जनपद की बात करते हैं तो पहला फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मत्स्य जाति का सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है, जो इनकी प्राचीनता का एक क्या माना जाता है? प्रमाण माना जाता है। इसके अलावा ध्यान रखना सतपथ ब्राह्मण और कौशिकी की उपनिषद, ये 2 जो आपके सतपथ ब्राह्मण और कौशिकी की उपनिषद है, इसमें भी मत्स्य जनपद का उल्लेख मिलता है। ये भी इसकी प्राचीनता का एक प्रतीक कह सकते हैं। इसके अलावा देखिएगा महाभारत में मत्स्य जनपद की गणना भारत के प्रमुख जो जनपद थे उसमें की जाती थी। कहने का मतलब एक ये बच्चों देखिएगा आपका मत्स्य जनपद था, ये महाभारत काल में भी था और आपका मौर्य काल में भी था और आपका बौद्ध काल में भी था, ठीक है ना? तो बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, इसको याद रखेंगे आप लास्ट वाली कांसेप्ट को। नेक्स्ट देखिएगा मत्स्य जनपद के विस्तार की अगर बात करते हैं, तो इसका विस्तार देखिएगा 2 तथ्य लिखे हैं मैंने। एक तो दक्षिण की बात करते हैं तो चंबल की पहाड़ियों तक इसका क्या था? विस्तार था और एक पंजाब तक इसका विस्तार था। सरस्वती नदी है उसके जंगलों तक इसका क्या बताया जाता है? विस्तार। लेकिन ध्यान रखना वर्तमान आधुनिक राजस्थान की अगर बात करते हैं तो जयपुर, अलवर, धौलपुर, करौली और भरतपुर का कुछ भाग था, वो किसमें आता था? तो आपके मत्स्य जनपद में शामिल किया गया था या आता था उसके अंदर। आगे देखिए बच्चों, महाभारत काल में मत्स्य जनपद का शासक था, उसका नाम तो विराट था और उस विराट ने विराटनगर को ध्यान रखना बेराट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो बेराट के नाम से भी पुकारा जाता है, ठीक है ना? इस बेराट को या विराटनगर को बसाकर और उसे मत्स्य जनपद की क्या बनाया? राजधानी बनाया। इम्पोर्टेंट याद रखना है। उसके बाद देखिएगा ये सेम है दोनों ऊपर-नीचे वाले, ठीक है? उसके बाद देखिएगा ये वाला राजा विराट की पुत्री का नाम उत्तरा था। उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ किया गया। फिर ध्यान रखना उत्तरा और अभिमन्यु के एक बेटा हुआ जिसका नाम क्या था? परीक्षित था। ठीक है? ये परीक्षित ही आगे चल के पांडवों का जो राज्य था उसका क्या बनता है? तो उत्तराधिकारी बनता है। ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ध्यान रखना बच्चों। उसके बाद में देखिएगा मत्स्य जनपद के निकट आधुनिक अलवर के अंदर या अलवर के कुछ भागों के अंदर एक जाति रहती थी जिसको क्या कहते थे? सालव जाति कहते थे। ठीक है? और सालव जाति और मत्स्य जनपद इनकी जो सीमा थी वो बिल्कुल क्या थी? अस्पष्ट थी। इसका ध्यान रखना इनको लेकर के ये आपस में क्या करते रहते थे? संघर्ष करते रहते थे। ठीक है? सालवों की भांति ध्यान रखना चेदी जनपद था, वो भी मत्स्य जनपद का पड़ोसी था और ध्यान रखना चेदी चेदी और आपके मत्स्य ये भी दोनों ध्यान रखना अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए, कायम रखने के लिए आपस में क्या करते रहते थे? लड़ते रहते थे। ठीक है? ये भी इम्पोर्टेंट है। ध्यान रखना एक बार कहते हैं कि सालव थे उन्होंने अपनी एक बार कहते हैं कि चेदी चेदी जनपद था, उसने अपनी पूरी ताकत के साथ मत्स्य जनपद के ऊपर आक्रमण किया और उसके ऊपर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। लेकिन मत्स्य जनपद भी इतना कमज़ोर नहीं था, वह कुछ समय के लिए ही ध्यान रखना आपके चेदी के अधीन रहा कुछ समय बाद वह फिर से क्या हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। तो ध्यान रखना, आपका मत्स्य जनपद था वह किसके अधीन रहा कुछ समय के लिए? तो चेदी जनपद के अधीन रहा था। आगे देखेंगे, कालांतर में मत्स्य जनपद मगध की साम्राज्यवादी नीति का क्या बन गया? शिकार बन गया और मगध साम्राज्य के अंदर क्या कर लिया गया? मिला लिया गया। यानी कि मगध के जो सम्राट थे, उन सम्राटों के द्वारा एंड के अंदर जो मगध था, उस मगध को मत्स्य था, उस मत्स्य को मगध के अंदर क्या कर लिया गया था? शामिल कर लिया गया। ठीक है? इसके साथ ही ध्यान रखना मगध का अस्तित्व मत्स्य जनपद का अस्तित्व था, वह क्या हो जाता है? क्लोज़ हो जाता है। आगे देखो, मौर्यों के शासनकाल में भी मत्स्य जनपद मौर्यों के साम्राज्य के अंतर्गत था। तो ये बच्चों ध्यान रखना आज की जो क्लास थी, ठीक है? वो क्लास मैंने आपको पढ़ाई है और ये कैसी लगी आप कमेंट ज़रूर करना और ध्यान रखना मैं फटाफट आप लोगों को सेकंड ग्रेड के लिए, आरओ के लिए, ईओ के लिए क्या करवा रहा हूँ? रिवीजन करवा रहा हूँ। फटाफट वाला रिवीजन और ध्यान रखना राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं के लिए सबके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और फिर से कह रहा हूँ, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ 10th की सामाजिक विज्ञान है वो पढ़ा रहा हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है।
से बच्चों बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।